हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास हो जाता है, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों की आज सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद जो पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहेंगे, किन्हीं वजहों से ऐसा हो जाता है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप लोग सर्च करके देख लिया कीजिए और आप लोग चैनल पे जाके वहां पे देख लिया कीजिए कि ऐसा तो नहीं कोई वीडियो अपलोड तो नहीं हुई है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लिया कीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वीडियोस रोज अपलोड की जाती हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं? लोकगीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे लोक के लिए होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तो लोकगीत कहा जाता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण बगिया, वाटिका ये हो जाते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता में बोलना, किसी की नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब रुक रुक कर आप बोलेंगे तो क्या होगा? अशुद्ध उच्चारण निकलेगा। और आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तब भी अशुद्ध उच्चारण निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी स्पीड होनी चाहिए, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, है ना। और किसी की जब आप नकल करेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं उस तरीके से बोल रहे, किसी की नकल करके बोल रहे, तो नकल तो इतना वो नहीं होता कि आप नकल करके अच्छे से बोल लेंगे, है ना। तो उसमें भी उच्चारण दोष हो जाते हैं। और शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, मगर भाषा के शुद्ध रूप का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है। अशुद्ध उच्चारण के बीच पहले वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, और सुंदर तो है ही है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। देखिए, है ना। देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल सरलता से सीखा जा सकता है। स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? स्पष्ट कीजिए। घोष एवं अघोष ध्वनि में अंतर बताएं। तो स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, घोष ध्वनि, अघोष ध्वनि। घोष वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में कंपन होता है, घोष ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे समस्त स्वर एवं व्यंजन का, चा तथा ता आदि सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग तथा या, रा, ला, वा घोष हैं। आघोष जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता वे आघोष ध्वनियां कहलाती हैं। ध्वनि वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण जो है शा, शा, सा आदि हैं। शुद्ध पठन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातें हो जाती हैं। पढ़ते समय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर अवसर सस्वर पठन तथा उच्च स्वर पर मौन पठन का अभ्यास कराना चाहिए। पठन के समय सर्वप्रथम आदर्श पठन प्रस्तुत करना चाहिए। पढ़ते समय छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पठन में उच्चारण की परिशुद्धता, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, व्याकरणिक पद क्रम
पदबद्ध वाक्य विन्यास, पठन या वाचन शैली आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। शांत तथा रुचिकर वातावरण का निर्माण पठन के लिए आवश्यक माना जाता है। शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षण लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। श्रुतलेख क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख की उपयोगिता बताएं अथवा श्रुतलेख एवं अनुलेख में अंतर स्पष्ट करें। तो श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, और अनुलेख का मतलब क्या होता है कि अनुलेख का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे पहले से लिखा है वैसा ही लिखना, यानी नकल करना। जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया तो वैसा ही लिखा जा रहा है ना, तो वो क्या होता है, वो अनुलेख होता है। और अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, या बच्चा हल्का हल्का लिखा हुआ यानी डॉट डॉट, यानी कि जैसे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो बच्चा उस पर क्या कर रहा है, तो उस पर फेर रहा है, कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है। अनुलेख में भाषा शिक्षण का लेख भी सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका में जो हल्के हल्के अक्षर लिखे जाते हैं वे सुंदर आकर्षक होने चाहिए। बच्चा उनका अनुकरण करते हुए सही लिखने का प्रयोग करेगा। वस्तुतः अनुलेख सुलेख लिखने हेतु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं। सुलेख देखिए वही चीज, अनुलेख जैसे देखकर ही लिखना होता है, और सुलेख देखिए सुंदर लेख है ना। सुलेख शब्द लेख से पूर्व सु उपसर्ग लगने से बना है ना। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर तथा आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेख को देखते ही परीक्षक के मन में छात्र के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होने लगता है। बच्चों के लेखन को सुधारने के लिए सुलेख पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सुंदर, सुडौल तथा समानुपात बड़े बड़े अक्षर, शब्द, वाक्य छपे रहते हैं। अगली पंक्तियों में हल्का हल्का लिखा होता है। उसके बाद हो जाता है जिसके ऊपर बच्चे को अपनी कलम अथवा पेंसिल चलानी होती है। निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देने से बच्चों का लेख सुंदर बन सकता है। कलम पकड़ने की पद्धति बिल्कुल उचित होनी चाहिए। खुरदरे और रद्दी कागज एवं खराब पेन तथा फीकी स्याही से कभी नहीं लिखना चाहिए, इसी से सुलेख प्रायः खराब हो जाता है। सुविधा के अनुसार सबसे पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा बाईं ओर अक्षर लिखता है, सीधा अथवा दाईं ओर, जो भी स्थिति बने हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए। बच्चे के बैठने का तरीका और लेखनी पकड़ने की विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए। भाषा शिक्षण इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे शीघ्रता से ना लिखें, क्योंकि शीघ्र लिखने से अक्षर जो है वो बिगड़ जाते हैं। हाथ को ढीला करके नहीं लिखना चाहिए, इससे अक्षर भद्दे बन जाते हैं। यदि किसी बच्चे का लेख बहुत खराब हो तो उसे कलम के द्वारा धीरे धीरे लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। श्रुतलेख या श्रुतलेख, श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ है सुनकर लिखना, जिसको इमला बोलते हैं, है ना। इसे श्रुतलेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल शिक्षक के स्थान पर ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा रहा है। इससे बच्चों को श्रुतलेख लिखने में काफी मदद मिलती है और वे तीव्र गति से श्रुतलेख में कुशल हो जाते हैं। लेखन शिक्षण में श्रुतलेख का विशेष महत्व है। आरंभिक भाषा कौशल कौन कौन से हैं, तो श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय बताएं। शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना, शुद्ध बोलने वाले का साहचर्य, छात्रों को सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से होता है, कहीं पे शोक, हर्ष, उल्लास ये सब दिखाने के लिए जब ये लिखते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, जैसे आपने कोई बहुत वैसी घटना सुन ली, घटना की बात, अरे ये नहीं होना चाहिए था, या अरे वाह बहुत अच्छा हुआ आप एग्जाम में पास हो गए और इतने अच्छे नंबरों से पास हो गए, है ना। तो इस तरह का जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एक लाइन होती है और एक ये बिंदु होता है, ठीक है ना। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के, और घृणा भी है क्योंकि घृणा देखिए वो साथ ही में चलती है,
क्योंकि अगर आप थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो लोग आपसे इतना घृणा करने लगेंगे कि ऐसा लगेगा कि हमसे बुरा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन रियल में क्या होता है कि दूसरा इंसान आप जैसा बन ही नहीं सकता ना, इसलिए वो आपसे घृणा करता है और आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, इसलिए हमसे सब घृणा कर रहे हैं। वरना कहते नहीं, भीड़ में तो किसकी पहचान होती? किसी की नहीं। भीड़ ऐसे जा रही है, पहचान उसी की होती है जो थोड़ा सा अलग होता है, और जो अलग होता है लोग उसी से घृणा करते हैं, है ना। लेकिन घृणा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की ये आदत हो गई है। फिर उसके बाद हो जाता है, उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भाव का बोध कराता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से होता है जैसा भी हमने आपको बताया। उसके बाद है संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार बताएं। वे संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं इसकी सबसे मूलभूत उदाहरण है। सम संख्या, भाज्य, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या। अब सम संख्या कौन होती है? जो 2 से विभाज्य हो जाए। भाज्य संख्या जो कट जाती हैं, है ना, सम जैसे 2, 4, 6 ये हो जाती है। भाज्य जो इससे कटती हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 ये हो जाती हैं, ये विषम संख्याएं हो जाती हैं। गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त है। आज की सबसे स्थानीय मान पद्धति का अपरिहार्य प्रतीक। इसके अलावा यह संख्या भी है, दोनों रूपों में है ना। अगर शून्य ना होता तो क्या होता? जैसे आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 9 तक आपने लिख डाला, ठीक है ना, यहाँ तक 9 तक आपने लिख डाला। लेकिन जब 0 नहीं है तो आपने 90 इसको कैसे बनाया, 900 कैसे बनाया, 9000 कैसे बनाया? तो 0 बहुत ही अहमियत रखता है ना। अगर ये ना होता तो आप अंक कैसे बढ़ा पाते? उसके बाद हो जाता है 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 और 12 का बताया गया। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 दूना 2, 1 एकम 1, और उसके बाद आप 4 और 4 और 1, देखिए आंसर आ गया आपका। इस तरह से आप बता सकते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। तो विराम चिन्ह देखिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर सेमेस्टर में विराम चिन्ह तो पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे आप मजबूत पकड़ आप लोग बनाए हैं ना। और वैसे आपकी मजबूत पकड़ होगी क्योंकि 3 सेमेस्टर हो गए, या चौथा सेमेस्टर है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्ह शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने एवं किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक या विस्मयात्मक होने से पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी की राष्ट्रीय भाषा है, आप कहाँ जाते हैं? ओ। अर्धविराम इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरना चाहिए। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ। अल्प विराम पढ़ते समय अथवा लिखते समय क्षण भर ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हो जाता है आपका अपूर्ण विराम। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर या किसी कथन से एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की स्थिति में उद्धरण के पूर्व अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न विराम इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगते हैं अथवा प्रत्येक प्रश्न के आगे लगते हैं। प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। विस्मय विराम ये हो जाता है आपका
विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है। इसमें वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोद्वेग करना होता है। संबोधन करने से भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह कितना अच्छा गाते हो। पूर्ण विराम देखिए इस तरह का होता है। उसके बाद अर्ध विराम एक बिंदु और ये होता है। अल्प विराम इस तरह से होता है। उसके बाद अपूर्ण विराम, न्यून विराम चिन्ह, प्रश्न कोलम तो ये आपका हो जाता है प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक इस तरह से आपका हो जाता है। निर्देशक तो ऐसा होता है। योजक चिन्ह आपका इस तरह से होता है। जैसे आप कोई चीज लिखते हैं तो आगे उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है अवतरण विराम, उद्धरण, लोभ विराम, वर्जन चिन्ह, त्रुटि विराम, हंसपद कोष्टक विराम, तुल्यता सूचक चिन्ह, तारक चिन्ह, फुट नोटों के लिए ये इस तरह से आपके ये सारे चिन्ह हो जाते हैं। देखिए कोष्टक कौन सा होता है, तो जैसे ये आपका छोटा ब्रैकेट हो जाता है ना। फिर आपका एक और ब्रैकेट होता है। उसके बाद ये सारे आपकी क्या होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो देवनागरी लिखने का अभ्यास कराते समय लकड़ी की मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती देनी चाहिए। बच्चे को लेखनी सरकंडे या किसी जंगली लकड़ी की बनी देनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी तैयार कर लेनी चाहिए। दवात हमेशा बच्चे के दाईं ओर रखनी चाहिए ताकि कलम डुबाने से उसे कठिनाई ना हो। तख्ती पर ऊपर तथा नीचे और बाईं ओर हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए। अक्षरों को सुंदर तथा सुडौल और अनुपात में लिखना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी में ही करवाया जाए। बाजार में सुलेख लेखन की गई कई प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं मिलती हैं। इनका उपयोग अभ्यास के लिए किया जा सकता है। लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। नमूने श्यामपट्ट या दीवार पर लिखे होने चाहिए, जिससे बच्चों को सुंदर तथा समानुपाती लिखने की अभिप्रेरणा प्राप्त हो। आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है, ज्ञानोर्जन का मुख्य साधन। आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। विभिन्न पुस्तकों का शिक्षा में उपयोग हो रहा है। पठन के द्वारा अच्छी ज्ञान वृद्धि की जा सकती है। सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक रूप से भी पठन बहुत उपयोगी है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन बहुत से काम करने पड़ते हैं। चाहे हम किसी बैंक में जाएं, सरकारी कार्यालय में, बिना पठन के कोई कार्य नहीं हो सकता। समाचार को जानने के लिए उपयोगी। आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही समाचार पत्र पढ़ना चाहता है, अतः पठन का समाचारों को जानने में भी उपयोग है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कभी मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो उसके लिए सस्वर वाचन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। तथा साहित्यिक अध्ययन के लिए भी पठन आवश्यक है। मनोरंजन में सहायक। हम हर स्थल पर कविता कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन पठन की सहायता से कर सकते हैं। 01 से 09 की संख्याओं की वस्तुओं की सहायता से गिनने, पढ़ने तथा लिखने की प्रक्रिया को समझाएं। गिनती लिखने संबंधी मुख्य बातें बताएं। तो वास्तु चित्रों की सहायता से 1 से 9 तक की संख्याओं को गिनना, पढ़ना तथा लिखना सिखाना ये हो जाता है। निचली कक्षाओं में 1 से 9 तक की गिनती बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न वस्तुओं, चित्रों तथा लकीरों की सहायता ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। खेल में वे वस्तुओं को गिनना तथा घटाना, जोड़ना बहुत सरलता से सीख जाते हैं। दंत्योष्ठ, इसके उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के दांत प्रयुक्त होते हैं। वा, फा, दंत्योष्ठ। द्योष्ठ, इसके उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, वा। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं बताइए। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के प्रकार
उच्चारण किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद इस प्रकार है, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वो प्रयत्न जो मुख विवर के भीतर से होता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, इष्ट, पृष्ठ, विव्रत, संव्रत। बाह्य प्रयत्न मुख के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, रित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखें। अनुनासिक, बलाघात, उत्क्षिप व्यंजन, ध्वनि, भौतिक स्वरूप, मात्रा। अनुनासिक, अनुनासिक अक्षरों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। ऊ और आपका हो जाता है या, ड़ा, ना तथा मा। बलाघात अक्षरों पर शब्दों के बोलने से जो शक्ति लगती है बलाघात कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी अक्षर या शब्द पर जोर देकर बोलते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। ये 3 स्तर पर हो सकते हैं, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। बलाघात के भेद बताएं। बलाघात के 3 भेद होते हैं, संगीतात्मक बलात्मक बलाघात और रूपात्मक बलाघात हो जाते हैं। बलाघात का प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अक्षर, शब्द तथा वाक्य को पढ़ते समय पाठ को आवश्यकतानुसार या मंशा के अनुरूप बलाघात लगता है। ध्वनि, भौतिक स्वरूप, ध्वनि को जानने और पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार प्रदान किए जाते हैं, इसे ही ध्वनि का भौतिक स्वरूप कहते हैं। ध्वनि को भौतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेत निश्चित किए गए हैं, जो निम्न हैं: अक्षर, विराम चिन्ह, मात्राएं। बिना उधार लिए घटाना की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उधार कब लिया जाता है? जब संख्या ऊपर वाली छोटी होती है और नीचे संख्या बड़ी होती है तो हम दूसरे से उधार लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें कहना है बिना उधार लिए, यानी ऊपर की संख्या सब बड़ी ही है। तो 8 में से 5 गया 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा और 7 में से 3 गए तो 4 बचा। इस तरह से आपका हो जाता है। आप ऐसे ही समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे के भी आप समझा सकते हैं, है ना। पत्र लेखन क्या है? प्रार्थना पत्र लिखकर उसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन से आशय, पत्र लेखन एक गद्य लेखन, इसमें समस्या के संदर्भ में समाधान हेतु सहायता की प्रार्थना भी की जाती है। व्यक्तिगत पत्रों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मित्रता एवं औपचारिक विचार होते हैं। व्यावसायिक पत्र अधिक औपचारिक तथा समाधान केंद्रित होते हैं। पत्र लेखन की विशेष शैली होती है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रारूप, यानी सेवा में श्रीमान, यहाँ पे देखिए, श्रीमान प्रबंध महोदय, बीएम पब्लिकेशन आगरा, विषय बीमारी के कारण 2 दिवसीय अवकाश प्राप्ति के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण कार्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस डेट से इस डेट तक का अवकाश स्वीकृत कर दें, आपकी अत्यंत कृपा होगी। आप इस तरह से डेट लिख सकते हैं, जिस दिन लिखा जाता है वही डेट डाली जाती है, तो आप लोगों को पता है। उसके बाद यहाँ पे आप दिनांक डाल दें और यहाँ पे आप निवेदक और ये सब आप लिख दें, ठीक है ना। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 3 है। उदाहरण ये 3 है यहाँ पे दिए हुए हैं, और श्रावी तो है ना, यहाँ पे 4 हो जाते हैं संयुक्त। तो छत्रंग, ज्ञ और श्रावी होता है। हालांकि इन्होंने व्यंजन पूछे हैं तो ये श्रावी आप यहाँ पे करिएगा, और इनके हो सके तो आप इस तरह से कि ये श्रा किससे बना है, त्रा किससे बना है, ज्ञा किससे बना है, ये सब क्षत्रिय वाला छा किससे बना है, सब अलग अलग करके आप दिखाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है सस्वर पठन से क्या तात्पर्य, इसका महत्व बताइए। तो सस्वर पठन से आशय, सस्वर पठन वह पठन है जिसमें तथ्यों का ध्यानात्मक उच्चारण किया जाता है या स्वर युक्त होता है। सस्वर पठन का महत्व, सस्वर पठन के उच्चारण में शुद्धता आती है। इस प्रकार के पठन में स्वरों के आरोह अवरोह, बलाघात, प्रहार, स्पष्टता तथा रसात्मकता के गुण क्षेत्र में आते हैं। सस्वर पठन द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा आदर्श पठन तथा छात्र द्वारा अनुकरण पठन किया जाता है। सस्वर पठन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें वाक इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। इस पठन में छात्रों में संकोच तथा झिझक दूर होती है और इसमें आत्मविश्वास का सृजन होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है पूर्ण विराम से आपका क्या तात्पर्य है, सोदाहरण बताएं। तो पूर्ण विराम जब वाक्य को यानी
जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के लंबे व छोटे होने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी जब भी वाक्य कंप्लीट हो जाए तब आप, ऐसा नहीं है कि कोई वाक्य लंबा है तो इसलिए उसमें कोई और चिन्ह लगाए, लेकिन लास्ट में आपको पूर्ण विराम ही लगाना है और चिन्ह ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। सोमवार को शाम 5 बजे पटेल उद्यान में एक सार्वजनिक सभा में श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा। पूर्ण विराम हो गया है ना। राम वन गए, अब देखिए यहाँ पे वही चीज आ गई कि इतना बड़ा ये सेंटेंस है फिर भी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा। राम वन गए, ये यहाँ पे भी पूर्ण विराम लगा है। इसका मतलब ये इसमें बड़ा है या छोटा है, लेकिन लास्ट में आपने सेंटेंस कंप्लीट किया उसके बाद आपका यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा। दोहे की प्रथम पंक्ति में उपरांत भी इसका प्रयोग होता है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। चौपाई की पंक्ति के पश्चात एक खड़ी पाई तथा पूर्व चौपाई के पश्चात भी 2 खड़ी पाई का प्रयोग होता है। जैसे सिय राममय सब जग जानी करहें पर नाम जौरी जुग पानी। यहाँ पे देखिए 2 इस तरह से आपके 2 पाई हो जाती है ना, ये चीज। उसके बाद आपका हो जाता है वाक्य किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो वाक्य देखिए विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं, सार्थकता, वाक्य रचना में प्रयुक्त होने वाले सभी पद सार्थक होने चाहिए। योग्यता का तात्पर्य क्षमता से है। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, इच्छा का तात्पर्य वाक्य की पूर्णता से है। इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में कोई अधूरापन रह जाए। आसक्ति अथवा निकटता, आसक्ति का अभिप्राय वाक्य के शब्दों का एक से एक ही समय में प्रयोग है। एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होना आवश्यक है। पदक्रम, तो वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। भाषा का शिक्षण करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो भाषा का शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भाषा शिक्षण में संकोची छात्रों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, तब विभिन्न सहगामी क्रियाओं के माध्यम से संकोची छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। यदि छात्रों को हिंदी बोलने या अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने के अधिक अवसर दिए जाएं। अध्यापक को सही स्वर का प्रयोग करना चाहिए तथा द्व्यर्थी शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए। छात्रों में धैर्य विकसित करना चाहिए क्योंकि भाषा एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। छात्रों को भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। आरोही क्रम को सोदाहरण लिखिए। आरोही एवं अवरोही क्रम आपको पता है, आरोही यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से, और अवरोही यानी 5 4 3 2 1 इस तरह से होता है ना। तो बालकों को ऐसे सिखाना होता है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से। उसके बाद घटते क्रम यानी कि 5 4 3 2 और 1 इस तरह से। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इसका उदाहरण निम्न उदाहरणों की मदद से सिखाया जा सकता है। देखिए खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या लिखो, तो ठीक पहले की संख्या यहाँ पे 27 है तो पहले 26 से तो हुआ, 18 है तो कितना हुआ 17 हुआ, 14 है तो कितना हुआ तो 13 हुआ, 12 है तो कितना है तो 11 है, 5 है तो 4, 9 है तो सॉरी यहाँ पे 19 है तो कितना हुआ 18। इस तरह से आपका हो जाता है ये आरोही क्रम। खाली स्थानों में ठीक बाद की संख्या लिखो, तो बाद की 57 है तो कितना होगा 58 होगा, 68 है तो 69 होगा, 69 यानी 91 है यानी 91 है तो 92 होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे कि खाली स्थानों में ठीक बाद की संख्या है 39 तो 40, 43 तो 44, 76 तो 77, है ना। यही चीज तो होगी। इस तरह से हो जाएगा। स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है, स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाएं। स्थानीय मान किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। अब देखिए स्थानीय मान जैसे आपका हो गया, यहाँ पे 1 है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है। अब इसका स्थानीय मान देखिए 1 है ना, तो यानी 1 का जो स्थानीय मान होता है वो 1 ही रहता है, लेकिन जो 2 का है तो वो 20 हो जाएगा, 3 का है तो क्या हो जाएगा 3 और 2 0 हो जाएगा, और 4 का है तो 4 और 3 0 हो जाएंगे, फिर 5 है तो 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर ये 6 है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये इस तरह से
हो जाते हैं। उसके बाद वास्तविक मान जिस रूप में संख्या है उसी रूप में माना जाता है, इससे परिवर्तन नहीं होता। जैसे 5 है तो 5 ही उसका वास्तविक मान हो गया, 4 है तो उसका 4 ही वास्तविक मान हो गया। इसमें ये नहीं करते कि जितनी संख्या उनमें 0 उतने ही 0 लगा दो, वो आपका स्थानीय मान में हो जाता है। उसके बाद है आरोही क्रम। उदाहरण सहित समझाएं तो आरोही क्रम अभी आप जान चुके हैं कि 1 2 3 4 ऐसे ऊपर बढ़ने को आरोही क्रम कहते हैं। और इसमें देखिए जो सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से आप लोग कर सकते हो अपने आप से बहुत अच्छे से। वर्ण किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं, है ना। पठन का अर्थ एवं महत्व बताएं तो पठन का अर्थ एवं महत्व। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन तथा वाचन कहते हैं। संस्कृत के षट धातु से शत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार पूर्वत ध्वनियों की प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। पठन का महत्व मनोरंजन में सहायक। पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। सामाजिक उपयोगिता इस दृष्टिकोण से भी पठन बहुत उपयोगी होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। व्यक्ति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। पठन से ही छात्रों की विचार शक्ति उत्पन्न होती है। समाचार को जानने के लिए सहायक। समाचार पत्र पत्रिकाओं सभी भाषाओं में आधिकारिक संख्या में प्रकाशित हो रही। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा सकेगा। लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। समझाएं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों अनुभवों कल्पनाओं का लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता रहा है जो ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही रहता है। पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल के पत्र व्यवहार बहुत कम कर दिए गए हैं। भी पत्र लेखन का अपना फिर यहाँ पे आपका हो जाता है पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली तथा व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक और औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। महत्व पत्र लेखन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। पत्र लेखन के द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है प्रकार। सामाजिक पत्र, पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, सरकारी कार्यालयों के पत्र। वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मन के विचारों और भावों को पूर्णता और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने वाले सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य। विधि सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात के कहने अथवा कार्य होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ। निषेध सूचक। जिन वाक्यों में बात अथवा कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगा। आज्ञा सूचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ अपना पाठ याद करो। प्रश्न सूचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है इसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख अथवा आश्चर्य का बोध होता है उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे यह क्या हुआ। आरोह अवरोह को स्पष्ट कीजिए। पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह शामिल नहीं होता तब तक उसमें सार्थकता पैदा नहीं होती। न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण होता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां। धारा प्रवाह, शीघ्रता से पठन, अधिक तेज आवाज में पठन, मूल भाव के विपरीत पठन, अधिक धीमी आवाज में पठन। घटना के उधार यानी घटाना के उधार क्यों लिया जाता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे घटाना में उधार क्यों लिया जाता है, उधार ना लेने पर क्या समस्या आएगी। तो घटाने में यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो घटाना संभव है, अतः उधार लेकर ऊपर की संख्या बड़ा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने
5 में से 4 तो निकाल दिए, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 9 हो गए और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए 5 की जगह पे यहाँ पे 6 होते और 4 होता तो आप घटा लेते, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 2 बच गया। लेकिन अब 5 में से आपने देखिए 4 घटा दिए और 6 में से मान लीजिए यहाँ पर आपके हो जाते हैं 3, यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे 3 हो जाते हैं और नीचे 4 है, मतलब ऊपर की संख्या आपकी छोटी है और नीचे की संख्या आपकी बड़ी है। अब आप क्या करेंगे, 3 में से 4 तो आप उधार लेंगे, जब उधार लेंगे यहाँ पे 13 बन जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे तो घट जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जब इसने 1 दे दिया तो यहाँ पे तो 8 ही बचेंगे, तो आप फिर उस तरह से वर्क कीजिएगा, ऐसे हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व एवं उपयोगिता बताएं। हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। जोड़ना का अर्थ है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना का योग करना। यह गणितीय मूलभूत संक्रिया है। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उन्हें जोड़ना सिखाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण, छात्रों को 1 का जोड़ सिखाना, छात्रों को जोड़ प्लस का निशान चिन्ह समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है पहला चरण, इसमें देखिए समझ लेते हैं। पहले चरण में जोड़ने पर 3 + 9 12 यानी 1 दहाई 9 इकाई, यानी इकाई और दहाई यही तो होता है ना, को नीचे रखते हैं और 1 दहाई को हासिल कर लेते हैं। दूसरा चरण, इकाइयों को जोड़ने पर 1 + 8 + 8 = 17, 1 सैकड़ा और 7 दहाई के नीचे रखते हैं और 1 सैकड़ा हासिल ले लेते हैं। तीसरा चरण, सैकड़ा को जोड़ने पर 1 + 1 + 4 10 1000 0 सैकड़ा, सैकड़े को सैकड़े के नीचे रखते हैं और 1000 हासिल कर लेते हैं। चौथा चरण, 1000 को जोड़ने पर 1 + 2 + 2 5 है, जो कि 1000 में लिखेंगे, इसमें कोई हासिल नहीं है। पांचवा चरण, हजारों को जोड़ने पर 0 4 4 8 इस प्रकार दोनों संख्याओं का जोड़ हुआ, ये आपका हो जाता है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, है ना, 85,072 हो जाता है। इस तरह से समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समानार्थी कौन होते हैं, जो समान होते हैं, है ना, यानी पर्यायवाची समानार्थी यही तो होते हैं ना। तो इसमें देख लेते हैं, वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समानार्थी कहते हैं। जैसे उपवन, बगिया, वाटिका, फुलवारी, यानी उपवन का क्या हो जाता है, तो उपवन का बगिया, वाटिका, फुलवारी हो जाता है। उसके बाद अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, अनुचर, नौकर, सेवक, दास, अरण्य, वन, कानन, जंगल, आकाश, गगन, नभ, अंबर, आज्ञा, निर्देश, हुक्म, आदेश, वायु, हवा, पवन, अनिल, समीर, कामदेव, मनोज, मदन, मत, कोमल, मृदु, नरम, मुलायम, गरुड़, परि, पक्षी, राज, खगेश, गणपति, परि, हरिवाहन, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्याएं, इनको समझ लेते हैं कि भाषा शिक्षण में छात्र तथा शिक्षक सामाजिक विकृतियों के प्रभाव से कुछ अशुद्धि करते हैं और इनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। मातृभाषा के प्रभाव से उत्पन्न समस्याएं, सभी प्रांतों में मातृभाषा अलग अलग है, बच्चे पर इनकी मातृभाषा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। मातृभाषा के प्रभाव में बच्चा शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं कर पाता है। समाधान, शिक्षक को शुद्ध हिंदी के ज्ञान का अभ्यास कराना चाहिए। जन जागरूकता की समस्या, अधिकांशतः झुग्गी झोपड़ी तथा मलिन बस्ती, यानी मलिन जो बस्तियां होती है उसमें रहने वाले बालक जो कि स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, यानी व्यवहारशील शुद्ध ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। गाँव में बच्चे अधिकतर जागरण के अभाव में समस्याग्रस्त पाए जाते हैं। समाधान, सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव, आज अंग्रेजी का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। अधिकांश माता पिता बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चा ना ही अंग्रेजी और ना ही हिंदी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाता है। समाधान, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमें हिंदी भाषा का ज्ञान भली प्रकार लेना चाहिए।
चाहिए। शिक्षकों को भी इस प्रकार प्रयास करना चाहिए। हिंदी के ज्ञान हेतु भाषा का अध्ययन कराना सबसे उचित माध्यम है। क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न समस्या। हमारे देश के प्रांतों में भाषा संबंधी प्रभाव भी देखने को मिलता है। पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी क्षेत्रियों के प्रभाव का ही कारण है। छात्र क्यों बल्ब एवं स्कूल को स्कूल बोलते हैं। समाधान, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव छात्रों में हिंदी के अभ्यास से दूर किया जा सकता है। उर्दू जैसी अन्य भाषाओं से उत्पन्न समस्या। हिंदी साहित्य विशालता का अधिसूचक है। हिंदी के अंतर्गत उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि अन्य समस्त भाषाओं के दर्शन होते हैं। अंग्रेजी के शब्दों के आने से हिंदी का रूप विकृत हो गया। समाधान, शिक्षक को अन्य भाषाओं का विभेदीकरण कराते हुए अध्ययन कराना चाहिए। उर्दू, फारसी शब्दों का ज्ञान कराकर भाषा शिक्षण में सुधार लाना चाहिए। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताएं। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों के कारण लिखित अभिव्यक्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाती है तथा प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण को जानने और उनको दूर करने का समुचित प्रयास करे। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और छात्रों को भी शुद्ध उच्चारण कराए। इसके साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तनी के बहुत से दोष दूर हो सकते हैं। जो बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते वे प्रयास शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं। 12 खड़ी का अभ्यास। हालांकि जो जितने बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं तो इतना अगर आप लिखने बैठ गए तो आपका टाइम, क्योंकि टाइम तो आपको बहुत कम ही मिलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जितना लॉन्ग है ये उतना लॉन्ग आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। 12 खड़ी का अभ्यास। पहले मात्राओं का शुद्ध ज्ञान कराने हेतु प्रत्येक वर्ग के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर अभ्यास कराया जाता था यथा चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चौ, चौ, चंचा। इस अभ्यास को पुनः लागू किया जाना चाहिए। इससे छात्र त्रुटियां नहीं करेंगे और मात्राओं का भी ठीक से प्रयोग करना सीख जाएंगे। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अभ्यास लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। 12 खड़ी का अभ्यास ये हो जाता है और फिर इसमें हो जाता है व्याकरण का समुचित ज्ञान, फिर लिपि का समुचित ज्ञान, वाचन अभ्यास, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, शारीरिक उपचार, ये सभी हो जाते हैं। शब्द पुस्तिकाएं बनवाना, अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान, मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियाँ, वाह और बाकी अशुद्धियाँ, क्योंकि कुछ बच्चे वाह को बा और बा को वाह इस तरह से नहीं बोलते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण की अशुद्धियाँ ये सब हो जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाता है स्वर के भेद किन किन आधार पर किए जाते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। स्वर से आशय। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है तो मुख से बिना किसी प्रकार अवरोध हुए उच्चारित होते हैं। फेफड़ों से आने वाली वायु ओष्ठ तथा उससे आगे तक अवरुद्ध नहीं होती हैं और उसके होती इनको कहीं संकीर्ण मार्ग से नहीं निकलना पड़ता। यह मुख विवर की स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती। इसमें स्वर तंत्री से ऊपर वाले वाक अव्यय में कंपन नहीं होता। यह साधारणतः घोष ध्वनि होती है, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। स्वर की परिभाषा पतंजलि ने लिखा है, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर हैं। स्वर राजन्ते स्वरः अनवक भवति व्यंजनम। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं एवं व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। वस्तुतः स्वर में ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और श्वास वायु मुक्त रूप से बिना किसी बाधा के निकल जाती है। स्वर के भेद हिंदी में निम्नलिखित स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर उच्चारण में 1 मात्रा का समय, उच्चारण में 2 मात्राओं का समय, 1 मात्रा का समय, छोटा, छोटी, छोटऊ, ये सब क्या हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। और बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ऋण, ये दीर्घ स्वर में हो जाते हैं।
लुप्त स्वर दो मात्राओं से अधिक समय लगे जैसे ओम, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ देने से 10 इकाई या 1 दहाई हो जाती। इसी प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, 40 इकाई को 4 इकाइयों, 50 इकाई को 5 दहाई कहा जाता है। 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 40 इकाई बराबर 4 दहाई और 60 इकाई बराबर 6 दहाई। यदि 90 इकाई में 10 इकाई जोड़ दें तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, जिसमें दाईं ओर से पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई व तीसरा अंक सैकड़ा कहलाएगा। इस प्रकार 100 इकाई के समूह को सैकड़ा अथवा 100 कहेंगे। चूंकि 100 इकाई 10 दहाई के बराबर होती है, इसलिए 10 दहाई के समूह को भी सैकड़ा अथवा 100 कहेंगे। इस प्रकार 20 दहाई को 100, 30 दहाई को 300, 80 दहाई को 800 एवं 90 दहाई को 900 कहते हैं। जैसे ये आप इस तरह से समझ लें, 10 + 10 + 10 ये इस तरह से आपके हो गए 10 दहाई 110, 1 दहाई, 2 दहाई, यहाँ पे 3 दहाई, क्योंकि देखिए 3 ही तो है और इकाई ये हो जाती है, दहाई ये हो जाती है, 4 दहाई, 5 दहाई है ना, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई और 10 दहाई हो जाता है। सैकड़ा 3 अंकों की प्रथम संख्या है ना, जो प्रथम संख्या है भाई, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसमें एक आपने जोड़ दिया तो ये 100 ही तो बन गए। तो सबसे पहले आपकी जो संख्या बनी वो 100 बनी। यहाँ पे देखिए 100 बन गई, यहाँ पे आपकी ये 100 बन गई। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या में आपने 1 जोड़ दिया और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त हो गई। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाता है समान ध्वनि वाले शब्दों की लिस्ट बनाइए। तो अवलंब यानी सहारा, अणु, सूक्ष्म कण, अभिज्ञ जानने वाला, आगम, उत्पत्ति, अंबुज, कलम, अवधि, काल, समय, अभिनय, नाटक, अवरोध, रुकावट, आदि, आरंभ, आपात, संकट, उदत, उद्दंड, सत्य, कोश, शब्द, संग्रह, कटिबद्ध, तैयार, तरणी, सूर्य, तरंग, लहर, दाई, देने वाला, प्रसाद, कृपा, परिणाम, फल और क्या है, पुष्कर, तालाब, लक्ष्य, लाख, अंश, कंधा, अभय, निर्भय, उपेक्षा, लापरवाही, तनु, पतला, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है अविलंब, शीघ्र, अनुपीक्षे, अनभिज्ञ, अनजान, अगम, दुर्लभ, अम्बुद, जल देने वाला, बादल, अवधि, अवध, देश की भाषा, अभिनय, धृष्टता, अविरोध, बिना विरोध के, आदि, पीड़ा, आपात, पैर तक, उद्दत, तैयार, ऋतु, मौसम, कोश, खजाना, कटिबद्ध, कमरबंद, तरणी, नौका, तुरंग, घोड़ा, दाई, दासी, प्रसाद, महल, परिमाण, मात्रा, पुष्कल, पवित्र, लक्ष्य, उद्देश्य, अंश, भाग, उभय, दोनों, अपेक्षा, तुलना में, तनुपुत्र। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करें। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण के कहते हैं जिसमें यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा कहा गया है। वाच्य परिवर्तन के प्रकार या 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। उदाहरण, अनीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता अनीता वाक्य का क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। क्रमवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता है। उदाहरण, अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक वाक्य का उद्देश्य अतः पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य है। कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। कृतवाच्य, क्रमवाच्य। अनीता कविता रचती है, अनीता द्वारा कविता रची जाती है। बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा, बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पीटा गया। ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपकी ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना।
अनुस्वार के प्रयोग के नियम बताएं। अनुस्वार का प्रयोग केवल अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के साथ होता है। शेष वर्णों के साथ अनुस्वार के स्थान पर वह वर्ण जिस वर्ग का वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।